हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है और लगभग हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ बताया गया है। पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया गया है। बहुत ही ध्यान से एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आज आप देख रहे होगे एक दिन की वीडियो, लेकिन आपको कंटेंट मिलेगा पिछले 1 महीने का लगभग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कल के दिन का रिवीजन करेंगे। एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं सावित्री जिंदल। ये दोस्तों जिंदल ग्रुप की हैं, ओपी जिंदल ग्रुप की हैं। और याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है ये ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कोटक महिंद्रा वाला जो हुरून का था, हुरून के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था, वो बताया था। उसमें दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा को बताया गया था भारत की सबसे अमीर महिला, लेकिन यहाँ पर सावित्री जिंदल को बताया गया है। लेकिन कल इसी को लेकर के एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि मतलब इसमें अंतर क्या है। तो अंतर यही है कि रिपोर्ट जारी करता इसको ब्लूमबर्ग ने जारी किया है, उसको हुरून और कोटक महिंद्रा बैंक ने मिल करके जारी किया हुआ था। ठीक है ना। तो उसकी लिस्ट में रोशनी नादर मल्होत्रा है टॉप पर, यहाँ पर है दोस्तों सावित्री जिंदल टॉप पर। केरल विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष पर रहा है, 61 बैठकें की है इसने 2021 में। महिला यूरो चैंपियनशिप जीत लिया है इंग्लैंड की टीम ने, और वहीं इटली ने जीता था पुरुष यूरो का चैंपियनशिप। ये फुटबॉल का रिलेटेड टूर्नामेंट होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति ने अभी हाल में वहां की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग या कहें कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया हुआ है। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपेन ने हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। इस सीजन का इनका ये 8वां विनिंग रेस था। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल में अल नजाह 4 नाम का एक सैन्याभ्यास आयोजित हुआ। ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। गुस्ताव मैककॉन ये टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने लगातार 2 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। ये हैं फ्रांस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। भारत और वियतनाम के बीच में अभी हाल में विनबैक्स शुरू हुआ है, ये हरियाणा में शुरू हुआ है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बना दिए गए हैं आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक संजय अरोड़ा जी। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस मतलब कि फेफड़ों का जो कैंसर होता है ना, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और ये कैंसर का एक तरीका है, फेफड़ों का भी कैंसर, ठीक है ना। बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है और लंग कैंसर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं। तो उसमें लंग कैंसर जो होता है ना, इसके सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दोस्तों लंग कैंसर के 12.8 परसेंट मामले देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक 100 में से लगभग 13 मामले ऐसे रहते हैं जो लंग कैंसर के रहते हैं, फेफड़ों के कैंसर के रहते हैं। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए 2012 में इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। 2018 में फेफड़ों के कैंसर से लगभग 1.76 मिलियन लोगों की मौत हुई है। तो देख लीजिए ये इतना ज्यादा घातक है। तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके प्रति लोगों को ये सचेत करने के लिए क्या चीजें ना करें जिससे फेफड़ों का कैंसर हो उनको, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है। दूसरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड वाइड वेब डे। ये भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। 1 अगस्त को कारण यह है दोस्तों कि 1989 में टिम बर्नर्स ली जो थे, जो कि स्विट्जरलैंड के अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने WWW की खोज करी थी, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से 1 अगस्त को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। ओके, अच्छा, इन्होंने HTTP, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, सर्वर, पहली वेबसाइट, इन सब की खोज करी हुई थी। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW का मतलब तो आप जान ही गए। ये सब फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है।
यानी कि वेस्ट बंगाल में अभी तक 23 जिले थे, अब 7 और नए जिले जुड़ेंगे और टोटल संख्या हो जाएगी 30। ये घोषणा करी हुई है वहां के सीएम ने। वहां के सीएम ममता बनर्जी जी ने अनाउंस किया हुआ है कि अब यहाँ पर 30 जिले होंगे, 7 नए जिले मिलेंगे। 7 नए जिले कौन कौन से होंगे? सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बशीरघाट क्षेत्र। तो ये जो है इतने बनेंगे, ठीक है ना। तो 23 जिले थे, अब 30 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? ये रहा पश्चिम बंगाल। अच्छा, बंगाल का विभाजन मैंने आपको बताया था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में टूटा, तो पूर्वी बंगाल आगे चल करके, दोस्तों ये पूर्वी बंगाल हुआ करता था, आगे चल करके 1971 में यहाँ पर युद्ध हुआ पाकिस्तान से। 93,000 सैनिक वहां के घुटनों के बल बैठे, सरेंडर किए और इसको नया देश घोषित कर दिया गया। तो पूर्वी बांग्लादेश बंगाल जो था वो तो अब बन गया बांग्लादेश, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी पश्चिम बंगाल है। तो फिलहाल कोलकाता जो है दोस्तों, ये यहाँ की कैपिटल है और ममता बनर्जी जी ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर की जगह पर कुछ नहीं है। गवर्नर कौन है दोस्तों? देखिए, जगदीप धनखड़ जी थे अभी तक गवर्नर, लेकिन वो क्या हुए कि वो इस्तीफा दे दिए और वो वाइस प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार हो गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी होने वाला है इसी अगस्त महीने में, ठीक है ना। तो उसकी चुनाव के लिए उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई लाभ का पद होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है किसको? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को। तो ला गणेशन दोस्तों यहाँ के न्यू गवर्नर हैं। न्यू गवर्नर नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा चार्ज पाए हुए हैं, क्योंकि ये मणिपुर के गवर्नर हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है। बाकी सुंदरवन नेशनल पार्क, लथियन वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है यहाँ पर, ठीक है। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, संचल झील। और लोक नृत्य में बात करें तो काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य भी मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कारगिल सेक्टर में द्रास में .5140 का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों द्रास सेक्टर में जो 5140 पॉइंट था, इसका नाम अब रख दिया गया है गन हिल। गन हिल ये किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? ये 26 जुलाई को जो हम लोगों ने जीता हुआ था कारगिल विजय दिवस, जिसकी उपलक्ष्य में मनाया 26 जुलाई 1999 को कारगिल का जो युद्ध जीता था हम लोगों ने, तो उसी में चूंकि देखिए क्या हुआ था एक्चुअली में, उस दिन मैंने आपको स्टोरी भी बताई हुई थी। देखिए हुआ था क्या कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 3 चोटियों पर कब्जा कर लिया था, कारगिल, द्रास और ये 5140। तो कारगिल, द्रास और 5140 को भारतीय सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ दोबारा से वापस अपने कब्जे में लिया था। तो वहीं पर 5140 जो है चोटी, ये चूंकि एक कोडिंग के रूप में है, वहां पर हर चोटियों के नाम ऐसे ही कोडिंग के रूप में नाम रखे गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा होता है। तो 5140 जो था हिल, इसका नाम अभी बदल करके गन हिल कर दिया गया है उन फौजियों के, उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने अपने प्राण गंवा करके भारत को ये जितवाया था, दोबारा से कब्जा दिलाया था। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कारगिल वार .5140 एट द्रास इन कारगिल सेक्टर नेम्ड एज गन हिल। तो अब इसका नाम होगा गन हिल। क्लियर है। अच्छा, 1999 में याद रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चला करके विजय हासिल की थी, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इसी वजह से 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। अच्छा, वो जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो आए थे, वो अपने मिशन का क्या नाम रखे थे? तो याद रखिएगा, पाकिस्तानी घुसपैठिए जो आए थे वो ऑपरेशन बद्र नाम रखे थे, ऑपरेशन बद्र नाम रखे थे, इसके तहत वो घुसे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यहाँ पर देख पाओगे आप, ये पीआईबी के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। पीआईबी बोले तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना ब्यूरो। तो ये जब जयदीप भटनागर जी की जगह पर आएंगे जो 31 जुलाई को रिटायर हो गए। तो सत्येंद्र प्रकाश जी जो कि 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं, अब ये होंगे भारतीय पीआईबी के नए महानिदेशक। ये केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक भी रह चुके हैं। हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा,
पहले दोस्तों आईटीबीपी के महानिदेशक हुआ करते थे। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। पेटीएम गेटवे ब्रिज का सीईओ नकुल जैन को बना दिया गया है और एफआईएच ने सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने, जबकि राष्ट्रपति बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर हैं और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी राजर्षि गुप्ता बना दिए गए हैं। वहीं बजराम बेगज को दोस्तों अल्बानिया का 9वां प्रेसिडेंट बना दिया गया है और बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर बन गए हैं विनीत सरन। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको आप याद करते रहिए। रिवीजन अगर करते रहेंगे, जैसे 2 दिन 3 दिन रिवीजन करेंगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा। कोई इसमें ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है अगर आज के दिन में पूरा याद नहीं हुआ है तो। ठीक है, एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए, कल परसों नरसों 2-3 दिन में आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा तो सब याद हो जाएगा। अगला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? इसे देखिए आईटीबीपी कह लीजिए, ठीक है ना। आईटीबीपी के महानिदेशक का एक्स्ट्रा चार्ज किसे मिला? तो ये मिल गया है सुजाय लाल थाओसेन को। ये दोस्तों एसएसबी के महानिदेशक हैं और अभी चूंकि मैंने आपको बताया कि संजय अरोड़ा जो हैं ये दिल्ली पुलिस के हाई कमिश्नर बन गए हैं, जो कि आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक थे। जब ये बन गए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तो इस वजह से दोस्तों ये पद हो गया खाली। जब ये पद खाली हो गया तो एसएसबी के जो महानिदेशक हैं उनको फिलहाल के लिए दे दिया गया एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ आईटीबीपी। तो थाउसेन जी को इसका भी आईटीबीपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को करी गई थी। एक्चुअली में जब भारत चीन से युद्ध हारा था उसके बाद ये शुरुआत करी गई, उसी को देखते हुए एक आईटीबीपी बनाई गई, ठीक है ना। एक अलग से पुलिस का गठन किया गया क्योंकि हिंदू चीनी भाई भाई कह करके वो लोग घुस आए थे तिब्बत सीमा से, और उसके बाद फिर आज भी सियाचिन जैसा जो एरिया है वो चाइना के ही कब्जे में है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आईटीबीपी की स्थापना करी गई। एक वहाँ के जो उस रीजन में जो लड़ने लायक फौजी को जो एक्सपर्ट होते हैं ऐसे रूप में, ऐसे वेदर में लोगों को तैयार करने के लिए आईटीबीपी बनाया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल में केरल राज्य सरकार ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू किया है। अगर हम लोग ये कहें कि ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है तो गलत नहीं होगा। केरल दोस्तों एक ऐसा राज्य बन गया है अब जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी यात्रियों की या वहाँ के नागरिकों की, जिसको लेकर के प्रॉब्लम्स हुआ करती है, जो बहस हुआ करती है, मतलब जो मनमानी किराए लोग बढ़ाते हैं, जब भी मन हो प्रोटेस्ट पर लग जाते हैं, ये सब चीजें नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, सभी लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल सकेगा। तो ये केरल सरकार का दावा है और इसको देखते हुए केरल सवारी नाम का ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करी गई है। इसका नाम भी याद रखिएगा, केरल सवारी नाम है इसका। क्लियर है? तो अच्छा, एक चीज और आपको याद होगा, केरल खुद का इंटरनेट वाला भी पहला राज्य बना था, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट रिवाइज कर ही लेते हैं केरल से। केरल दोस्तों विधानसभा बैठकों में सबसे ज्यादा बैठकें किया है 2021 में। 2021 में इसने टोटल दोस्तों 61 बैठकें करी हुई हैं विधानसभा में, जो कि किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। अहमदाबाद के साथ अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया था। केरल राज्य के वन विभाग ने चेन कुरंजी अभियान शुरू किया था और केरल राज्य में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया हुआ है। क्लियर है? अगला, केरल को आप देख लो फिर से, और वैसे तो मैं कल इसके बारे में बताया था, इस वजह से ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मेक इन ओडिशा कार्यक्रम के लिए ओडिशा ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मेक इन ओडिशा प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करी है ओडिशा ने, और इसके लिए टाई अप किया है फिक्की के साथ। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके साथ ओडिशा ने समझौता किया है मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के लिए। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा इसलिए जिससे दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कैसे अट्रैक्ट किया जा सके कि आओ ओडिशा में इन्वेस्टमेंट करो। यानी ओडिशा में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। ये इस बार का तीसरा संस्करण होगा। 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक चलेगा।
फिक्की के बारे में अगर बात करें तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव मेहता जी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीजें देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके लेखक कौन? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों संजय बारू ने। यहां पर आप देख लीजिए पुस्तक संजय बारू, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। इसको रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, यानी कि इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का पूरा नाम द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज। क्लियर? हाल फिलहाल में कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? तो दोस्तों अभी दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड आई थी, फैसल फारूकी ने इसे लिखा है। ए विजुअल हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सिटीजन, मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज एंड और इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, ये अनुराग ठाकुर जी ने ये पुस्तक विमोचित किया है राष्ट्रपति जी के, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के ऊपर। द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर, इसको धृति शाह ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मैकमोहन लाइन जे सिंह ने लिखा है। स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो, ये मीनाक्षी लेखी ने इसका विमोचन किया था, केंद्रीय मंत्री है। अगला, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों अनाहत सिंह। अनाहत सिंह मात्र 14 वर्ष की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। अनाहत सिंह को आप यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे, ये रही अनाहत सिंह और ये यंगेस्ट इंडियन एथलीट बन गई हैं कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने वाली। अंडर 15 कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। 14 वर्ष की उनकी उम्र है। दिल्ली की ये रहने वाली हैं। क्लियर है बिल्कुल? कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं दोस्तों। कल एक और गोल्ड देखने को मिला। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, कल 2 गोल्ड मिला एक्चुअली में, तो 5 गोल्ड अब हो गए हैं इंडिया के, इंडियन टीम के। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा और एंड में मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दूंगा कॉमनवेल्थ पर। इससे पहले देखिए, कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने से पहले कॉमनवेल्थ के इतिहास से लेकर के सारा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। ऊपर ये आई बटन पर कार्ड पर क्लिक करके आप जाकर के उसे देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम जब इस बार का खत्म होगा तो उस पर तो आपको वीडियो मिलेगी ही हर बार की तरह। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? फिदेल रामोस, ये दोस्तों फिलीपींस के पूर्व प्रेसिडेंट थे और इनका निधन हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, फिलीपींस एक्स प्रेसिडेंट रामोस वॉरियर एंड सर्वाइवर डाइज एट 94। देखिए, ये वॉरियर भी थे और सर्वाइवर थी एक प्रकार से। वॉरियर मतलब योद्धा। ये एक्चुअली में कोरिया और वियतनाम युद्ध में हिस्सा भी ले चुके थे, इसीलिए वहां पर आर्टिकल में वॉरियर लिखा गया है। और 1992 से 1998 तक फिलीपींस गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति रहे। तो इनका अभी निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। फिलीपींस आया है। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ फिलीपींस है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिएगा दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे इधर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम होते होते इधर आपको दिख जाएगा देश फिलीपींस। ये जो देश है, ये सभी द्वीपों के समूह को, ये हैं फिलीपींस। यहाँ पर मनीला है और मनीला में ही इसकी राजधानी है। मनीला में ही दोस्तों एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, आपको पता होगा। अच्छा, फिलीपींस को ही तो भारत ने दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल बेच रखी है। फिलीपींस में ही आपको पता होगा गोल्डन चावल को मंजूरी दिया गया था और ये मंजूरी देने वाला पहला देश बना था फिलीपींस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फिलीपींस में ही है। इसके अलावा दोस्तों बाल विवाह को कानूनी रूप से अवैध करार देने वाला पहला देश फिलीपींस भी बन गया है। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे फिलीपींस से। वैसे फिलीपींस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी तो मनीला होती है, इसकी करेंसी होती है फिलिपीनी पेसो और यहाँ के करंट टाइम के प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग मार्कोस। अच्छा, ये क्वेश्चन निधन से रिलेटेड था तो हम लोग निधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों 1 रुपए वाले डॉक्टर से के नाम से सम्मानित के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर सुशोवन बनर्जी जी का निधन हो गया। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रेबल का निधन हो गया है और प्रमुख वैज्ञानिक और ILS निदेशक डॉक्टर अजय परदा का निधन हो गया है। पद्मश्री से ही पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का भी निधन हो गया है। BK सिंघल जो कि भारतीय इंटरनेट के जनक माने जाते हैं, इनका भी निधन हो गया है। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो का भी निधन हो गया है और अब हैथम अलगिस बनाए गए हैं नए ओपेक के महासचिव। क्लियर है?
आज बताइए वीडियो कैसी लगी। देखिए अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमको भी थोड़ा सा दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करता रहूंगा। आज की वीडियो बताइए कैसी लगी है, कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम 5 से 10 लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आप बहुत लोगों की वीडियो को शेयर करते होंगे, बहुत सारी कॉमेडी वीडियो शेयर करते होंगे, बहुत सारी इधर उधर की वीडियो शेयर करते होंगे। एजुकेशनल वीडियो शेयर करके देखिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, देखिए आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें पसंद आई है तो, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी है। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और भारत के लिए पहला मेडल जीता था। टोटल 7 मेडल आए थे ओलंपिक्स में दोस्तों, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 जो था ये था ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है ना। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी 15 अगस्त के दिन और एस सोमनाथ जी इसके चेयरपर्सन हैं और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे कल की वीडियो का, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके डिटेल में और सबसे पहले किसने आंसर किया, वो टॉप 10 में है प्रवीण त्रिपाठी, केटीएम, द आर.एस. वालिया, रजनी बिश्नोई, महेंद्र हेम्ब्रोम, सर्वनेश्वर कुमार, संतोष साहू, गौतम तिवारी, रविशंकर और एस्पिरेंट। क्लियर। अब आज का क्या क्वेश्चन है आपसे, बताइए भारत के किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है? ये क्वेश्चन अभी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था, अभी रिसेंटली जो हेल्ड हुआ है। 2021 का पुरुष यूरो चैंपियनशिप किसने जीता था? पुरुष यूरो बता दीजिएगा। इसके अलावा आप बता देंगे कोपा अमेरिका, फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है, ये सभी जो चीजें हुआ है ये आप बताएंगे इससे रिलेटेड। क्लियर। ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट करके। इसकी पीडीएफ फ्री में आप और क्विज भी फ्री में आप प्राप्त कर पाओगे एमजेटी ऐप पर। इसके अलावा आप ई बुक भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो। इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एमजेटी ऐप इंस्टॉल करो, टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह भेजी जाती रहती है, सारी प्रकार की पीडीएफ, और उसके बाद फिर वन लाइनर और जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर आपको दी जाती रहती है। तो आप जुड़िए टेलीग्राम से भी। बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।